अच्छा बच्चे, हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ें। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने सबसे पहले बात की है कि वैलेंस नंबर जो शो होते हैं एक एलिमेंट से जनरली कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ द पार्शियल फिल्ड हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं कि एटम के अंदर, वो एलिमेंट्स शो करते हैं वैलेंस नंबर। हाउएवर ये हमेशा केस नहीं होता, क्योंकि जैसे कुछ अगर हम सिर्फ अलाउ करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम को कि वो बॉन्ड बनाए, जैसे इन केस ऑफ बेरिलियम, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। ठीक है। अब अगर हम देखें तो 1s2 और 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, इसे तो बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर तो है ही नहीं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो है ही नहीं। दो इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है और दो इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल्स में, तो इट इज द स्टेबल एलिमेंट। अब इसको आगे बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है, तो ये इनर्ट है, पर ऐसा नहीं है कि ये इनर्ट है। बोरॉन जो है सच एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसकी देखें तो ये 1s2 2s2 2px1 आती है हमारे पास। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1। अब हम कह सकते हैं कि जो बोरॉन है इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसकी वैलेंसी 1 है। कार्बन 6 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 1s2 2s2 और 2px1 2py1। इसके पास भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी वैलेंसी है 2। इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो बेरिलियम है वो वैलेंसी शो करता है 2 की, जैसे ये ऊपर अभी हमने पढ़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ लास्ट शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं। इसकी 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 है। बोरॉन हैज वैलेंसी ऑफ द 3। बोरॉन के ये 2 वाले शेल के अंदर, सेकंड शेल के अंदर दो एस में एक पी में टोटल 3 है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। पोलिंग एंड द स्लेटर रिजॉल्व द डिस्क्रिपेंसी बाय, ये जो हमें एक इशू आ रहा था कि हमने जो है वो सिर्फ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को देखना है या अनपेयर्ड शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को देखना है या सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को देखना है, इसको उन्होंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ द प्योर s and p one or more orbitals of an atom to form new hybrid orbitals। इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। आज हम उसको स्टडी करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। बिफोर before the bonding process take place, the number of the hybridized orbitals are equal to the number of atomic orbitals overlap. Now why this line is really important is because के जो number of hybridized orbitals हैं वो बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिलाए तो जो न्यू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे वो दो ही होंगे, क्योंकि एक एस और एक पी मिला है। अगर एक एस के साथ दो पी आपस में मिल जाएं तो बनने वाले ऑर्बिटल्स तीन होंगे, सेम साइज और सेम शक्ल के। ठीक है। ये बात यहाँ पे इसलिए की गई है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये जो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने बनाए इनका नंबर बराबर होता है मिलने वाले तीन मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल बने हैं तो तीन मॉलिक्यूलर तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे। A bonding process can then be considered as a process of overlapping the hybrid atomic orbital of one atom with the pure or hybrid atomic orbital of an other. As we know that in the simple valence bond theory, जो हमारी simple bond theory है उसमें ये explain नहीं हुआ कि जो covalent bond formation है certain elements की जो covalent bond formation है, जैसे CH4 है, हमने Cl2 का एग्जांपल किया, हमने H2 की एग्जांपल की, लेकिन जैसे CH4 है तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं इनको ये एक्सप्लेन वीबीटी नहीं की थी। सो मॉडिफिकेशन इन दिस थ्योरी वाज मेड इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्दर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू वीबीटी के अंदर मॉडिफिकेशन हुई थी और हमने जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनको भी डिफाइन किया था। सो फर्स्ट वी हैव definition is of process of mixing atomic orbitals। जो atomic orbitals हैं यानी s
px py pz का जो है वो मिक्स होना ऑफ द डिफरेंट एनर्जी, सबकी एनर्जी डिफरेंट होगी, एस की अलग होगी, पी एक्स पी वाई पी जी की अलग होगी, एंड शेप टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, और आपस में मिलके न्यू ऑर्बिटल्स का एक सेट बना, जिनकी एनर्जी भी सेम होगी, जिनकी शेप भी सेम होगी, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एंड द ऑर्बिटल्स सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड हाइब्राइड ऑर्बिटल, और जो ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो हाइब्राइड ऑर्बिटल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं स्लाइटली इन एनर्जी, ठीक है, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, सो दे आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, जो डिफर करते हैं फ्रॉम द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इन शेप एंड एनर्जी। अगर हमारा एस जो है वो, हम हमेशा कहते हैं एस जो है वो सफेयर होता है, और जो पी है वो लोब्ड होता है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं वो इन दोनों की शेप के बाद किसी एक तरीके की शेप के होंगे। तो हम कहते हैं जो हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हमेशा वेरी करते हैं, अलग होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट एटम्स। अगर जो एस है वो सफेद शेप का है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनेगा तो वो लोब्ड शेप का बनेगा, सो वो अपने पेरेंट की शक्ल से और एनर्जी से दोनों से मुख्तलिफ होगा। इट ऑल्सो गिव्स अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, और इसकी वजह से पहले वीबीटी में हमें सेटिस्फेक्शन किस तरह से नहीं मिल रही थी, हमें सेटिस्फेक्शन इस तरह से नहीं मिल रही थी कि उनकी जो एनर्जी है या वो किस तरह से आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हो रहा था। तो फर्दर हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके जरिए हमें पेरेंट एटम से न्यू एटम्स बनने की जो डिफरेंस था, जो वेरिएशन थी, वो तमाम चीजें जो है वो क्लियर हुई थी। इट ऑल्सो गिव्स अ satisfactory explanation for the valency. In this process, electrons belonging to the ground state structure are promoted to the excited state as a result. अब अगर हमने किसी भी चीज की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो वो प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन सुकून से रेस्टिंग फेज में बैठे होते हैं उन्हें एक्साइट किया जाता है, ताकि वो जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर से प्रोमोट होके एक्साइट होके कन्वर्ट हो जाएं एक्साइटेड स्टेट के अंदर, जिसके रिजल्ट में इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। अब ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कैसे मिलते हैं इन एक्साइटेड स्टेट, उसको हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर करेंगे। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो एनर्जी उसके लिए रिक्वायर होती है फॉर द एक्साइटेशन, ठीक है, किसी भी चीज को अगर एक्टिव करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो वो एक्साइट होगा। By energy released during the process of the bond formation with the other atom. Depending upon the nature of the orbitals involved, there are many types of hybridization. There are many types of hybridization. They can be sp3, they can be sp2, they can be sp. It depend upon कि वो बॉन्ड कितने के साथ बना रहा है और किस तरह से बना रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे sp3 hybridization को। Now what is sp3 hybridization? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर मिक्सिंग होती है, थ्री है ना, P3 है, एक s ऑर्बिटल के साथ तीन p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और 3 + 1 4 के बराबर होता है, तो टोटल न्यू इक्विवेलेंट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर एक s और तीन p आपस में मिलके चार न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देते हैं। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन, ammonia and the water by understanding the sp3 hybridization of the carbon, nitrogen and oxygen. For understanding हम sp3 hybridization में तीन examples को पढ़ेंगे। नंबर 1 मीथेन, नंबर 2 अमोनिया, नंबर 3 वाटर। अगर आप ये साइड पे डायग्राम देखें sp3 की जनरल, तो इसके अंदर एक s और तीन p हाइब्राइज्ड ऑर्बिटल, आप जो तीन p ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई पी जी, ये आप चारों के चारों आपस में मिल रहे हैं, और चार हमारे पास हाइब्राइड ऑर्बिटल्स यहाँ पर आ चुके हैं मिक्सिंग अप होने के बाद। नाउ अब ये जो चार आए हैं इनकी सेम एनर्जी है, इनका सेम एनर्जी है, और इनकी सेम जो है वो सेम एनर्जी के साथ सेम शेप है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को देखने लगे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के अंदर अगर हम देखें तो मीथेन का हमारा हमें पता है मीथेन में CH4 आता है। सबसे पहले हम कार्बन 6 की ग्राउंड स्टेट को नोट करेंगे। ओके, सो ऑल वी नो कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं,
ठीक है। अब सबसे पहले हम वो उन 6 प्रोटॉन्स को देखेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल जो हमारा के शेल है उसके अंदर एक एस आता है, तो हम उस एस को 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं। जब हम उस एस को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो वी आर लेफ्ट विद ओनली द 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इन सेकंड मेन शेल जो कि एल शेल है उसके अंदर हमारे पास 2 सब शेल मौजूद होते हैं, एस एंड पी। उस सेकंड के एस को हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन अकोमोडेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा हमारा एल शेल का सब शेल पी। पी के अंदर फर्दर 3 सब शेल्स मौजूद हैं विच इज पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर। पी एक्स के अंदर अब हम हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब हम या तो एक काम ये कर सकते हैं कि पी एक्स को दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दें या पी वाई को दोनों इलेक्ट्रॉन। अगर हम एनर्जी वाइज देखें तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन पी एक्स को दे सकते हैं और काम खत्म। लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखी जाती, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो एक पी एक्स के पास जाएगा, एक पी वाई के पास जाएगा। अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अब मौजूद होते तो लास्ट वाला पी जी के पास जाता। अगर हमारे पास 4 होते तो एक पी एक्स, एक पी वाई, एक पी जी के बाद अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन दोबारा से पी एक्स के पास आता। अब जब हम ये ग्राउंड स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट है। अब जब हमने इसको ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके आना है, अब जब हमने इसको ग्राउंड से अब अगर हमने इसको ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट के अंदर लेके जाना है तो क्या होगा? जैसे हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये जो एल शेल है ये तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन जो के सॉरी जो के शेल था वो स्टेबल रहेगा। जो एल शेल है उसके अंदर हमारे पास एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके पीजी के पास आ जाएगा, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था पहले। अब अगर हम देखें तो एक्साइटेड स्टेज में 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2px के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2py के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं वो किस तरह से बने? जो 1s है वो तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, असल में हमारा सिर्फ एल शेल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है। अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी अब सब बराबर हो गए। तो अब जो हमारे पास 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। यानी अब हम इनको लिख सकते हैं कि sp31, 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 sp31। चारों sp31 सेम एनर्जी सेम शेप के हमारे पास बन गए। जब कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द 4 अदर एटम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर। अगर एक कार्बन एटम एक टाइम पे 4 अलग अलग चीजों के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 है, तो बस उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 कंसिडर होती है। हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कंसिस्ट होता है, हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब एक ऑर्बिटल की बात हो रही है, उसके 2 लोब्स होते हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, अभी मैं चारों में से सिर्फ एक की बात कर रही हूँ कि हर किसी एक एक के पास 2 2 लोब्स होते हैं। एक लार्जर लोब होता है और एक स्मॉल लोब होता है। एक लार्जर लोब होता है और एक स्मॉल लोब होता है। इसी तरह के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने कार्बन के बनाए हैं। एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, energies of hybrid orbitals are lower than the unhybridized orbital। जो एनर्जीज हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वो कम होंगी देन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जो एनर्जी हमारे पास पहले आ रही होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की वो जो है वो ज़्यादा होगी। जब एक दफ़ा हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास आ जाएंगे वो 4 से 4 सेम एनर्जी सेम साइज के आ जाएंगे, तो बस उनकी जो एनर्जी है वो लोअर हो जाएगी। उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, किससे? उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी जो अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे। Further, the ratio of s and p character in each sp3 hybrid orbital is 1:3। अच्छा,
कि sp3 के अंदर वो है 1:3, 1:3, यानी एक s और 3p। तो इसका मतलब क्या, आउट ऑफ 100 जो s है वो सिर्फ 25% प्रेजेंट है और 75% p करेक्टर मौजूद है। sp3 है ना, एक 1:3 है, तो 100 के 3 और 1 की रेशो 1:3 निकालें तो 25:75 बन जाएगी। ठीक है, तो 25% जो है वो s करेक्टर है, 75% p करेक्टर है। 4 न्यू जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी बने उनकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। नाउ व्हाट इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? अभी मैं आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, सो दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन आ रहा है, एक स्ट्रेट और 3 उसकी साइड पर, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ओके, सो नाउ जो 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बने हैं वो इक्वल एनर्जी के होंगे और दे हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और कार्बन सेंटर में होगा, और कार्बन बिल्कुल सेंटर में होगा, और जो 4 चीजें हैं वो ऐसे, कार्बन एट द सेंटर, और जो 4 अदर बॉन्डिंग्स हैं वो इस तरह से उसके साथ अटैच होंगी, और हर किसी के बीच 109.5 डिग्री सी का एंगल होगा। सो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंगल इज 109.5। नाउ मीथेन मॉलिक्यूल बना है ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन विद 1 s ऑर्बिटल ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। कार्बन के कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, तो उसने बॉन्डिंग की है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिर्फ फर्स्ट शेल के पहले सब शेल यानी एस के अंदर पड़ा हुआ होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कार्बन एटम है वो जो है वो बॉन्डिंग करता है 1s ऑर्बिटल द 4 हाइड्रोजन एटम्स, और 4 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन बना लेता है। द मॉलिक्यूल ऑफ द मीथेन, जो मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, जो बनता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अपनी अटेन करता है, और जो CH बॉन्ड है विच रिजल्ट फ्रॉम द sp3s ओवरलैप आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अब जो sp3s हमारे पास ओवरलैप आया है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये sp3 कार्बन का है और ये s हाइड्रोजन का है। sp3s ओवरलैप जो हमारे पास अब आया है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की शक्ल देगा, कार्बन बीच में होगा और 3 हाइड्रोजन उसके इर्द गिर्द मौजूद होंगे। एंगल जो बनेगा वो 109.5 डिग्री का बनेगा, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल के कितने, अब नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट, कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो मीथेन का बनता है उसके कितने फेसेस कितने कॉर्नर हैं। तो जब भी टेट्राहेड्रॉन बनता है तो उसके 4 फेसेस और 4 कॉर्नर होते हैं। इसी तरह से जो मीथेन है उसके भी 4 फेसेस और 4 कॉर्नर हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट 1 minute, otherwise I will start the next topic, which is the structure of ammonia NH3. If you have any question you can ask me. Okay, so we are going to study the structure of ammonia according to the hybridization now. इन अमोनिया NH3 के मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, जो बीच का एटम है वो नाइट्रोजन है, और H3 उसके इर्द गिर्द मौजूद है। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और 3 की कमी होती है। अगर उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्टेट पूरा करना हो तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत होती है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, तो अब ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना, तो 5 में से पहले 1s को हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, नाउ वी आर लेफ्ट विद 3।
अब हम 2s को 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे एंड नाउ वी हैव 2px 2py एंड 2pz। 1s को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 2s को दे दिए, दो एक इलेक्ट्रॉन 2px को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन 2py को और एक 2pz को दे दिया है। यहाँ पर हम दें कैलकुलेट करें, 2 + 1 + 1 + 1 = 5। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब हम इसको इसके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे या इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसका इन्वॉल्व होगा 1s तो इन्वॉल्व नहीं होगा, s और p इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक s और 3p ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम हाइब्रिडाइज करते हैं और 4 sp3 हाइब्राइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना देते हैं। दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। जो चारों हैं वो टेट्राहेड्रॉन की शक्ल अख्तियार करेंगे। वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज completely filled by a lone pair of electron and the remaining three orbitals are half filled। अब वो क्या बात कर रहा है, अगर हम ऊपर दोबारा एक दफा इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये जो पहला sp3 बना है, ये जो पहला sp3 हमारे पास बना है, इसके अंदर ये फिल्ड है, इसके अंदर कोई जगह खाली नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो दिस इज द लोन पेयर हेयर। ठीक है, जब वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है, अब वो बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पड़े हुए हैं और उसके अंदर कोई स्पेस ही नहीं है कि वो बॉन्डिंग करे। अब क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं है कि बॉन्डिंग करे, तो एज अ लोन पेयर वो एक्ट करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग कौन करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे ये तीन इलेक्ट्रॉन sp3 sp3 और sp3, ये तीनों जो है वो बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि इनके अंदर स्पेस जो है वो फिलहाल खाली है। अब जब ये बॉन्डिंग कर रहे हैं तो अब इसके अंदर सबसे पहली बात हमने कहा है कि ये लोन पेयर के तौर पे मौजूद है। तो ये देखें, ये दिस इज द लोन पेयर ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का लोन पेयर मौजूद है। दिस इज द सेंट्रल नाइट्रोजन, ये लोन पेयर कौन सा है, ये फर्स्ट sp3 है। अब एक हाइड्रोजन के साथ इसने यहाँ बॉन्डिंग की है, एक हाइड्रोजन के साथ इसने यहाँ बॉन्डिंग की है और एक इसने नीचे की है। तो ये क्या शेप बना रहा है, बेसिकली ये टेट्राहेड्रॉन शेप बना रहा है। सबसे ऊपर हमारे पास दो लोन पेयर मौजूद है, बीच में नाइट्रोजन मौजूद है, तीन हाइड्रोजन इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इसका क्या एंगल हमारे पास आएगा। सो दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोर कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ये चार कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन के ऊपर जो है वो सेट हो जाते हैं। वन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने कहा कंप्लीटली फिल्ड, वही बात, कंप्लीटली फिल्ड है तो एज अ लोन पेयर एक्ट करेगा और वो पॉइंट आपका इधर मौजूद है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के तौर पर एक्ट करेगा। जो रिमेनिंग तीन ऑर्बिटल्स हैं जो कि पार्शली फिल्ड हैं यानी हाफ फिल्ड हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगी। थ्री हाइड्रोजन एटम्स आर लोकेटेड एट द थ्री कॉर्नर्स। जो तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं जो हाफ फिल्ड थे, उन्होंने बॉन्डिंग की हाइड्रोजन के साथ और वो तीन कॉर्नर पे मौजूद हैं। वेयर एज जो हमारा लोन पेयर है वो फोर्थ कॉर्नर पे है और कौन सी शक्ल बना रहा है, वो बना रहा है टेट्राहेड्रॉन शेप। जो रिजल्ट है pyramidal molecule, the result in a pyramidal molecule in which three hydrogen atom form the base। तीन हाइड्रोजन एटम बेस बनाते हैं और जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो ऊपर सबसे एपेक्स पे सबसे ऊपर मौजूद है। एक्सपेरिमेंटली अगर हम इस चीज को डिटरमाइन करें तो वैल्यू ऑफ NH2 बॉन्ड एंगल NH3 मॉलिक्यूल इज 107.5। हमने अभी ऊपर पढ़ा जो CH4 टेट्राहेड्रल शेप बना रहा था वो 109.5 थी। अब ये NH3 जो शेप बना रहा है विद वन लोन पेयर, इसमें एंगल 107.5 हो गया जो लेस है देन नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू, जैसे कि अभी आपको बताई 109.5 है। तो क्यों लेस है ये वैल्यू, उसमें भी तो चार बॉन्ड थे, इसमें भी फोर टेट्राहेड्रल के जो है वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये जो कमी आई है एंगल में, ये आई है लोन पेयर की वजह से। याद रखें जो लोन पेयर है वो स्पेस में ज्यादा जगह घेरता है और जो बॉन्ड पेयर थे वो स्पेस में कम जगह घेरते हैं। तो जब टॉप पे बिल्कुल लोन पेयर आ गया तो उसने स्ट्रेस डाल दिया है बाकी दोनों तरफ, जिसकी वजह से बाकी जो तीन हाइड्रोजन थे वो कंप्रेस होके एक दूसरे के थोड़े करीब आ गए, जिसकी वजह से एंगल 109.5 से 107.5 हो गया है। जो डेविएशन है फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्जन बिटवीन द लोन पेयर एंड द बॉन्ड पेयर।
द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन है वो ग्रेटर होती है। अब ये पॉइंट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। जो लोन पेयर मतलब लोन पेयर अगर मौजूद है और बॉन्ड पेयर मौजूद है, उनके बीच जो रिपल्जन होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन। अगर एक चीज हमारे पास सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द दो बॉन्ड पेयर मौजूद है, तो उनके बीच इतनी रिपल्जन नहीं होगी। लेकिन अगर एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर है तो एकदम से दूसरे ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि उनके बीच रिपल्जन बहुत ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट बॉन्ड पेयर मूव अवे फ्रॉम द लोन पेयर एंड कम क्लोजर टू ईच अदर। और इसकी वजह से अमोनिया पे जो लोन पेयर मौजूद था टॉप पे, उसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर थे वो एकदम लोन पेयर से डिस्टेंस पे जाना शुरू हो गए, और इतने डिस्टेंस पे आ गए कि वो एक तीनों एक आपस के करीब आ गए। कम क्लोज टू ईच अदर, हेंस द एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर डिक्रीज। इसी तरह से हम कहते हैं जो एंगल है बॉन्ड पेयर का वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं पानी का। नाउ वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर। इन H2O मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो हमारा ऑक्सीजन है। जो बीच का एटम है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ये कंटेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब जब हमें पता है ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, 1s2 हमारे पास पहले ही आ चुका है। वैलेंस शेल हमारे पास सेकंड है ये वाला जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमने एस को दे दिए, एक पी को एक्स को दिया, एक पी वाई को दिया, एक पी जी को दिया। अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, वो हमने फिर आके पी एक्स को दे दिया। अब अगर हम देखें, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये दोनों लोन पेयर के तौर पे एक्ट करेंगे, और सिर्फ ये दो PY1 और PZ1 इन्वॉल्व होंगे बॉन्डिंग के अंदर। अब हमने ऑक्सीजन की जब देखी है हाइब्रिड स्टेट, तो उसके अंदर हमारे पास आ गया है sp32 sp32 sp31 और sp31। पहले दो sp32 sp32 हैं और आखिरी दो sp31 है। 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटरमिक्स हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए हैं। जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं वो डायरेक्टेड हैं टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। चार बने, चारों अपने अपने कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद हैं। जो दो हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से वो कंटेन करते हैं दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ईच एंड आर कम्प्लीटली फेल्ड। हमने देखा था जो 1s2 था और जो 2px2 था, उन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे और वो कम्प्लीटली फेल्ड थे। जो रिमेनिंग दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो कंटेन करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, वो पार्शियली फेल्ड हैं और वो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो हमारे पास बॉन्डिंग करेंगे। अब जो दो हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड थे वो दोनों लोन पेयर के तौर पे एक्ट करेंगे, और जो पार्शियली फिल्ड थे वो हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग करेंगे यानी ओवरलैपिंग करेंगे। अब दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो लोकेटेड हैं एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। अब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स के ऊपर टेट्राहेड्रॉन के। इसकी शेप मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है वाटर का। एट द कॉर्नर द स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर। जो पिंक कलर के हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास वो ऑर्बिटल्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं एज अ लोन पेयर। और ये जो दो हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद हैं ये हमारे पास प्रेजेंट हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के तौर पे। तो क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि जो दो लोन पेयर के की तरह मौजूद हैं वो टोटल जो है वो एपेक्स के ऊपर मौजूद हैं, और जो दो हाइड्रोजन नीचे प्रेजेंट है वो वी शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ HOH बॉन्ड एंगल इज 104। अब अगर आपको याद हो तो अमोनिया के अंदर 107.5 था,
लेकिन एक्चुअल में 109.5 एंगल था। लेकिन अमोनिया के अंदर क्योंकि एक लोन पेयर मौजूद था, तो जो एंगल है वो थोड़ा सा कम हुआ था, 109.5 से 107.5 हो गया था। लेकिन अब वाटर के अंदर दो लोन पेयर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो और बेंट हो गई है, और हम इसको वी शेप्ड एंगल कह रहे हैं। और इसका जो एंगल है वो 109.5 से 107.5 से अब सिर्फ 104.5 डिग्री सी रह गया है, विच इज लेसर देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल से जो कि कम है। डेविएशन जो हम लोग कह रहे हैं कि टेट्राहेड्रल एंगल से इधर हुई है, उसको एक्सप्लेन अगर हम करें तो उसमें हम दो लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट बता सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्जन। लेकिन अगर दो लोन पेयर मौजूद हों तो उनकी रिपल्जन सबसे ज्यादा होती है, यानी लोन पेयर की रिपल्जन सबसे ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन उनसे कम है, और बॉन्ड पेयर की सबसे कम है। तो रिपल्जन ऑफ लोन पेयर इज ग्रेटर देन द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड पेयर है वो मूव करेगा, वो दूर जाएगा, दूर चला जाएगा लोन पेयर से, और कम क्लोजर हो जाएंगे वो दोनों एक दूसरे के, जिसकी वजह से उनका एंगल 104.5 डिग्री सी सिर्फ रह जाता है। Okay, so now if you have any question from sp3 hybridization, so you can ask me in next 1 minute, otherwise I'm going to start the next topic, which is sp2 hybridization. ओके, सो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज द नेम शोज, इसमें एक एस और दो पी इन्वॉल्व होंगे। sp3 में एक एस तीन पी इन्वॉल्व हो रहे थे, अब sp2 के अंदर एक एस और दो पी इन्वॉल्व होंगे। जो मिक्सिंग है वन एस का विद टू पी ऑर्बिटल्स, वो हमारे पास टोटल तीन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देगा, क्योंकि 2+1 is 3, और हम इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइजेशन करके बनते हैं, उनकी शेप जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, जैसे उनकी टेट्राहेड्रॉन बन रही थी, इस तरह से sp2 के हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, अगर एक s और दो p इन्वॉल्व हो। अभी हम लोन पेयर की बात नहीं कर रहे। जो एंगल हमारे पास बनता है बिटवीन एनी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो हमेशा 120 डिग्री सी का होता है। जो हमारे पास sp3 थी उसमें 109 था, अगर एक लोन पेयर हो तो 107 था, दो लोन पेयर हो तो 104.5 था। इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, उनका एंगल 120 डिग्री सी होता है। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हर sp2 की अब बात हो रही है, यानी एक s दो p, एक एस और दो पी के अंदर कितना एस करेक्टर होता है? 33.3% एस करेक्टर होता है, और 66.7 पी करेक्टर होता है। sp3 के अंदर 25 एस करेक्टर था। अब जब ये sp2 आया है तो इसका एस करेक्टर बढ़ गया, अब ये 33.3% है, और जो पी करेक्टर वो सिर्फ 66.7% है, उसके अंदर 75% था। तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये बना सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग विद एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं बाय ओवरलैपिंग। ठीक है, अब अगर हम इधर ये sp2 की डायग्राम है, दिस इज द s, दिस इज द px एंड दिस इज py, ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, और ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो इसने बना दिए हैं। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो हमारे पास कितना आ रहा है? 120 डिग्री सी का हमारे पास एंगल मौजूद है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल में हम करने लगे हैं इसकी एग्जाम्पल को बाय यूजिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यूज हो रहा है वो ऑब्वियसली 120 का होगा, और जो एग्जाम्पल है वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और इथीन की एग्जाम्पल है। जो स्ट्रक्चर है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, उसमें अगर हम देखें
तो हमारे पास जो एंगल मौजूद है इस टाइम पर वो है BF3, और जो एंगल होगा वो ऑब्वियसली 120 डिग्री सी का एंगल होगा। जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास बोरॉन है, और ये कंटेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल के अंदर। जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जो इसकी ऑक्टेट अगर हमने इसे कंप्लीट करनी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो 1s2 के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास जो सेकंड शेल है उसके अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो हम x2p को सॉरी 2s को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, और जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है वो हम 2px को दे देते हैं। अब जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाती है, तो 2s से 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है 2py के अंदर। अब अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें, तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 मौजूद है जो कि इन्वॉल्व नहीं होगा बॉन्डिंग में, 2s1 है, 2px1 है, 2py1 है, लेकिन 2pz के पास 0 है जो कि इन्वॉल्व नहीं होगा। तो sp2 में एक s 2s1 और 2p 2px1 और 2py1 इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसलिए इसको sp3 ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ओके, तो अम, इसका जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री सी का एंगल बनेगा। और हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, दिस डायग्राम इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3, जिसमें जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि तीनों कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद हैं, और जो एंगल है वो 120 डिग्री सी का एंगल है। अगर हम इथीन का स्ट्रक्चर देखें, अच्छा, अब अगर हम इथीन का स्ट्रक्चर देखें, तो इथीन के स्ट्रक्चर में यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 का एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड मौजूद है। और इसकी जो, अब सबसे पहले आप कार्बन की ग्राउंड स्टेट देख लें वो कितनी है, हमने अभी पहले की थी, वो ये मौजूद है। हमारे पास एक S और 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब ये एक्साइटेड में जाता है तो चारों के चारों इन्वॉल्व हो जाते हैं, और हमारे पास जो है वो sp2 के 3 आ जाते हैं। और जो 2pg है वो ऐसे ही सेपरेट आइडल बैठा रहता है, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अब क्यों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो अब CH और CH के दरमियान 2 बॉन्ड मौजूद हैं। अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद होता तो फिर हम 2pg को डिस्कस करते, पर क्योंकि अभी डबल बॉन्ड मौजूद है तो अभी हम 2pg को डिस्कस नहीं करेंगे। जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल है वो डिपेंड करती है ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ट्राइगोनल प्लेनर एंड दे आर ओरिएंटेड एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री सी। हर जो एटम है वो लेफ्ट है विद वन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। इस कार्बन के भी जो p है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसके कार्बन ने 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली है। बाकी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी है और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें, तो इधर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इधर भी सिग्मा बॉन्ड बनाए। पर इधर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद है, वो किस नेचर का मौजूद है वो हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन कार्बन के दरमियान जो पहला बॉन्ड बना है वो तो सिंपल सिग्मा बॉन्ड बना है। One sp2 orbital of each carbon atom overlap linearly to form the C sigma bond। पहला जो बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ये वाला बना है वो तो सिंपल सिग्मा बॉन्ड बना है, क्योंकि वो पहला बॉन्ड है। लेकिन अब दूसरा बॉन्ड जो मौजूद है वो असल में पाई बॉन्ड बना है, और वो साइड वे ओवरलैप की वजह से बना है। कौन से साइड वे ओवरलैप? कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड कर लिया, इधर कार्बन 2px1 जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसने भी कर लिया, और जो हमारे पास तीसरा था उसने भी कर लिया। अब अगर आपको याद हो तो एक 2pz ऑर्बिटल ऐसे ही खाली पड़ा रह गया था,
वो 2p-z ऑर्बिटल्स यूं करके मौजूद होते हैं इसके इर्द गिर्द। अगर आप ये देखें, ये वाले 2p-z ऑर्बिटल्स मौजूद पड़े होते हैं और क्या करते हैं, वो आपस में साइड वेज में इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेते हैं। जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा है, लेकिन अब ये जो ऊपर और नीचे से 2p-z ऑर्बिटल आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसे हम पाई बॉन्ड का नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये जो है वो परपेंडिकुलर बॉन्डिंग करते हैं। इन लास्ट वी हैव sp hybridization and according to its title it shows that कि इसके अंदर एक s और एक p इन्वॉल्व होगा, यानी सिर्फ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो मिक्सिंग जो हम करवा रहे हैं 1s ऑर्बिटल की और 1p ऑर्बिटल की ऑफ एन एटम, क्या बनाने के लिए, टू इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसको हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब ये जो टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट हैं वो लीनियर हैं और एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री सी। किस तरह से 180 डिग्री सी है वो उसको हम अभी देखते हैं थ्रू डायग्राम। अगर हम इधर देखें, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिल रहा है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और वो ऐसे लीनियर पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। जब भी लाइन यूं लीनियर पोजीशन होती है तो इन दोनों के बीच कितना एंगल आएगा, 180 डिग्री सी का एंगल आएगा। इसकी एग्जांपल में वी हैव BeCl2 एंड C2H2। अगर हम बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल देखें, बेरिलियम क्लोराइड, हमें पता है क्लोराइड को, क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है और बेरिलियम को जो है वो अपनी पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की, अगर आप इधर देखें तो जरूरत मौजूद होती है। अब जो बेरिलियम हमारे पास, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4 में से 2 एस को चले गए और जो 2s को चले गए, 2px 2py 2pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब हम इसको एक्साइट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो 2s2 के अंदर मौजूद थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके px के पास चला जाएगा और जो py pz हैं वो इसी तरह से खाली सेपरेट बैठे रहेंगे। अब बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कौन होगा, ps और px1। जो 1 2s ऑर्बिटल या 1 2p ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम एटम है वो मिक्स होंगे और 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे बना देंगे। हर जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये कंटेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर हम इधर देखें, ये क्लोरीन मौजूद है, ये बेरिलियम मौजूद है और फिर क्लोरीन मौजूद है। जो बेरिलियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की उसमें एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक बेरिलियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इन दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन आके जो इनकी आउटर मोस्ट शेल की वैलेंस शेल की वैलेंसी है वो कंप्लीट हो रही है। इसी तरह से इस साइड वाले क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, बेरिलियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, कौन सा, sp वाला, और इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया है जो कि sp और p सिग्मा बॉन्ड है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है और इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री सी का एंगल मौजूद है। यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो खत्म हो रही है। हमने कल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट किया था, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, क्यों हाइब्रिडाइजेशन के बावजूद जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसको डिनाई किया गया या उसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स मौजूद थे, वो ये थे कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन से कोवलेंट बॉन्ड तो प्रूव कर दी, हमने CH और CH2 की बॉन्डिंग तो प्रूव कर दी है, पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स जो बनता है वो हमारा जो VBT है वो प्रूव नहीं करता। और फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स और आयन, जो एक इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाता है उसके ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या आयन जो हमारे पास बनते हैं उसको VBT प्रूव नहीं करता, उसकी बॉन्डिंग को शो नहीं करता। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन व्हाट पैरामैग्नेटिज्म इज। तो जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, उससे VBT जो है वो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो प्रूव नहीं करती। टू प्रूव दी 3 पॉइंट्स हम लोग एक और थ्योरी को देखते हैं व्हिच इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। If you have any question, you can ask me in next 1 minute. Otherwise, we will um, exit this section and we will start our next lecture tomorrow, which is on molecular orbital theory.
ओके, सो यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो हम अपना लेक्चर यहाँ पे जो वीबीटी का है और हाइब्रिडाइजेशन का है वो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। कल वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर व्हिच इज ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। So thank you and Allah Hafiz.